वेलकम माय फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। आप सबों का हार्दिक अभिनंदन। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग very important topics, and this lecture will be in Hindi or English, so don't worry, just listen it carefully. Everything will be clear just in two short. Thank you. Let's start. इसमें पढ़ेंगे हम लोग फिस्कल पॉलिसी एंड टैक्स स्ट्रक्चर। ओके, तो फिस्कल पॉलिसी एंड टैक्स स्ट्रक्चर, इसको ध्यान से सुनिए, आपको मज़ा आएगा। ये फिस्कल पॉलिसी के बारे में, जिसको हिंदी में कहा जाता है राजकोषीय नीति, और बाकी कर संरचना। ठीक है, कर संरचना, जैसा कि मैंने मॉनेटरी पॉलिसी का डिस्कशन किया, जिसमें आरबीआई का जो एक अहम रोल होता है, जिसमें बैंक्स के जो विभिन्न रेट्स होते हैं उनका इस्तेमाल करके क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव टूल्स के मदद से किस प्रकार से लिक्विडिटी और आर्थिक डेवलपमेंट को बैलेंस किया जाता था बाय द आरबीआई। एग्जैक्टली जस्ट अपोजिट टू द आरबीआई, जब हम बात करते हैं फिस्कल पॉलिसी की, तो इसका सीधा सा मतलब होता है पब्लिक के जो आय हैं, यानी सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण, टैक्स, बजट, सब्सिडी, घाटे की जो वित्त व्यवस्था, ये सब के सब जो है ना, ये जो टर्म्स हैं, चाहे वो टैक्स से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो एक्सपेंडिचर से जुड़ा हुआ हो, चाहे रेवेन्यू से जुड़ा हुआ हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनर of government, maybe for borrowing, maybe for expenditure, that is fiscal policy। तो इस नीति का संचालन जो है ना, वो वित्त मंत्रालय, जी हाँ, वित्त मंत्रालय की सहायता से होता है। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी को वित्त मंत्रालय की सहायता से भारत में, या फिर कर सकते हैं देश में, लागू किया जाता है। ठीक है, तो राजकोषीय नीति के जो घटक हैं, इसके अगर कंपोनेंट्स की बात करें, तो इस कंपोनेंट्स में एक तो बजट पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग कर पढ़ेंगे, टैक्स स्ट्रक्चर, और विभिन्न प्रकार के घाटे, उसका भी डिस्कस होगा। पर फोकस आज बजट और कर पर होगा, तो बने रहिए और ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बजट। देखिए, बजट दैट मीन कह सकते हैं कि आप संसाधनों की जो उपलब्धता है उसका एक अनुमान लगाना है, और उसके बाद प्राथमिकता निर्धारित करनी है कि किन किन क्षेत्रों में कहाँ कहाँ किन किन क्रियाकलापों में खर्च करना है, आवंटित करना है। तो आपको पता होगा आर्टिकल नंबर 112 112, जो कि राष्ट्रपति जो है वो प्रत्येक वित्त वर्ष में हर साल राष्ट्रपति के द्वारा, मतलब संसद के दोनों सदनों के समक्ष, ओके, संसद के दोनों समक्ष, याद रखिए, लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष की जो एस्टिमेटेड प्राप्तियां और जो एक्सपेंडिचर का विवरण रखने को कहा जाता है, जिसे जनरली वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। तो बजट का जिक्र हमारे संविधान में नहीं है। हमारे संविधान में वार्षिक यानी एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट यानी विवरण का जिक्र है,
ये तो बात हुई केंद्र सरकार की। उसी प्रकार आर्टिकल नंबर 202 ये राज्यों के रिस्पेक्ट में वही बातें कहता है, जिसमें प्रत्येक राज्य का जो राज्यपाल होता है वो राज्य सरकार का वित्त वर्ष जो विवरण होता है उसको रखने के लिए कहता है। ओके, अब हम थोड़ी सी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। इसमें आखिर आपको पता होगा कि ये जो रेल बजट 1924 में एकवर्त समिति थी। एकवर्त समिति ने क्या कहा था कि रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया जाए, क्योंकि रेलवे जो है ना वास्तव में एक इंडस्ट्री की तरह है, एक उद्यम है। रेलवे एक उद्यम है, इसलिए इसको अलग रखना चाहिए। इसलिए 1924 में इसको अलग कर दिया गया। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 2017 और 18 के दरमियान आम बजट में इसको शामिल कर लिया गया। आम प्लस रेलवे दोनों अब साथ साथ पेश किया जाता है। ओके, 2017-18 में। इसी के साथ साथ 2017-18 में एक और परिवर्तन किया गया था, वो था तिथि। बजट प्रस्तुत करने की जो तिथि है उसमें बदलाव करके इसको अब 1 फरवरी कर दिया गया है। पहले ये 28 से 29 फरवरी के बीच में होता था, अब इसको 1 फरवरी कर दिया गया है, ताकि पूरा फरवरी का महीना उनको मिल पाए काम करने के लिए। भारत में पहला बजट जो है कब लाया गया था, दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट। आपको पता होगा इसमें भारत में पहला बजट जो है ना वो 1860 में जेम्स विल्सन नाम के कोई व्यक्ति थे, जेम्स विल्सन। ओके, 1860 के समय आपको बस हमको बताना है। देखिए हम बता देता हूँ। लॉर्ड कैनिंग जो कि वायसराय था, क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1858 का एक जब आप पढ़िएगा जो 1857 की क्रांति के बाद लागू हुआ, एक्ट ऑफ गुड फॉर इंडिया बोलते हैं इसको। उसके बाद मतलब वायसराय शब्द का जिक्र किया जाने लगा, और पहला जो वायसराय था लॉर्ड कैनिंग था। उसी के समय, ठीक है, उसी के समय पहला बजट प्रस्तुत किया गया था 1860 में। लेकिन अगर बात करें भारत में स्वतंत्रता के बाद 26 नवंबर 1947 पहला बजट प्रस्तुत किया गया आज़ादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद। तो उस समय जो तत्कालीन जो वित्त मंत्री थे उनका नाम था R.K. षणमुखम शेट्टी। R.K. षणमुखम शेट्टी। ओके, और यूपीएससी में पूछा गया है कि जो भी केंद्रीय बजट होता है, ये केंद्रीय बजट जब जारी होता है तो उसमें तीन लगातार वर्षों का, ठीक है, जिक्र होता है आय और प्राप्तियों का। कौन कौन सा? तो आने वाले वर्ष का, चालू वित्त वर्ष का यानी आगामी, फिर चालू, और जो पहले पिछले दिस और फिर पिछले वित्त वर्ष का। तो 3 साल का मतलब लगातार, मतलब जैसे 2019 का या 2022 का अगर बजट आया तो 2022 का ये हुआ, फिर आगामी बजट ये 2023 का हो गया, और पिछला बजट जो होगा वो 2021 का होगा। तो सरकार की एक तरफ प्राप्तियां होती हैं और दूसरी तरफ व्यय होता है। ओके, ये बात तो आप समझ गए। अब हम लोग आते हैं बजट के प्रकार का अध्ययन करेंगे। देखिए बजट के प्रकार, टाइप्स। तो जैसे सपोज कहा जाए तो एक समान बजट,
एक समान बजट, एक समान मत का। दूसरा होगा निष्पादन बजट, जिसको हम लोग कह सकते हैं परफॉर्मेंस बेस्ड। तीसरा मान लीजिए आउटकम, आउटकम बजट, जिसको परिणाम बजट बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद आप चाहे तो शून्य बजट भी पढ़ सकते हैं, शून्य आधार बजट। और फाइनली हम लोग पढ़ेंगे जेंडर बजट। तो एक एक करके थोड़ा सा समझ लीजिए, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं। सबसे पहले दी लाइन आइटम बजट। ये जो लाइन आइटम बजट है, जिसको हिंदी में मैंने बताया एक समान के मद जो होते हैं, इसमें क्या होता है ना कि अलग अलग जो वित्त वर्ष होता है उसके मदों को लागत केंद्रों और विभागों द्वारा, मतलब एक तरह से कॉम्बाइन कर दिया था, सामूहिक अलग अलग जो विभाग होते हैं सबको एक साथ ला दिया जाता है और ये बजट पेश किया जाता है। मतलब इसमें डिवीज़न नहीं होता, सब क्लासिफिकेशन नहीं होता, उपवर्गीकरण नहीं किया जाता है, जो इसमें सबसे बड़ी कमी है। क्योंकि इससे पता ही नहीं चलता है कि कौन सा सेक्टर जो है या कौन सा डिपार्टमेंट ने कितना बेहतर किया, या किस डिपार्टमेंट के द्वारा कुछ खराब, मतलब परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसी कारण बाद में आगे चल के 75 से, मतलब 75 के दरमियान, 75-76 के दरमियान इसको मतलब समाप्त करके परफॉर्मेंस बजट लाया गया, परफॉर्मेंस बजट। ओके। तो परफॉर्मेंस बजट नाम से स्पष्ट है, मतलब आप समझ लीजिए जस्ट अपोजिट टू द वन लाइन आइटम बजट। इसमें क्या होता है ना कि इसमें आपको समझ लीजिए आपके लक्ष्य और आपके जो उद्देश्य है, उद्देश्य दोनों स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं। खर्च की गई जो राशियां हैं उसके क्या परिणाम निकले, क्या आउटकम हो सकता है, उसकी इसमें जिक्र होती है। उसके बाद आउटकम बजट, आउटकम बजट की बात करें, आउटकम बजट में सीधी सी बात है, इसमें आप जितने भी प्रोग्राम्स चलाते हैं उस प्रोग्राम में जो रिजल्ट निकलता है, ठीक है, जितने जैसे भी रिजल्ट होते हैं उसको प्रस्तुत किया जाता है और अलग अलग जो मंत्रालय और अलग अलग जो विभाग हैं उसके प्रदर्शनों को एक तरह से रिपोर्ट दिया जाता है। सपोज ढेर सारे डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 3, डिपार्टमेंट 4, ABCD, सपोज ये जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं उसके जो रिजल्ट कार्ड होते हैं, जैसे एक तरह से विद्यार्थी का जो अलग अलग सब्जेक्ट होता है उसमें उसने कितना मार्क्स लिया, उसी तरह हमारे भारत सरकार के जो अलग अलग डिपार्टमेंट है उनके द्वारा जो किया गया जो कार्य है, उनके द्वारा जो लिया गया निर्णय है, उनके द्वारा जो खर्च किया गया राशि है वो कितना बेहतर है, ये आप आउटकम बजट में देख सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए पहला आउटकम बजट 2005 में लाया गया था। ओके। तो ये इतनी प्रकार के बजट समझ लिया आपने। एक है जीरो बेस, नाम से स्पष्ट है। जीरो बेस का सीधा मतलब होता है, हालांकि समझ लीजिए कि इसमें क्या है ना कि प्रत्येक बजट जो होगा वो उसकी शुरुआत जीरो से ही होगी, उसका बेस जीरो रहेगा। मतलब संस्थाओं के जो उनके द्वारा जो कुछ भी किया गया या जो कुछ भी निर्णय लिया गया, जो परियोजनाओं में खर्च किया गया, उसका क्या परिणाम निकला उससे उसको कोई मतलब नहीं है। प्रत्येक संस्था या विभाग हर बार सब कुछ शून्य मानकर एक नया बजट बनाता है, चाहे उसका बजट पिछले साल का बजट या पिछले साल के जो अलग अलग डिपार्टमेंट के द्वारा खर्च किया गया जो राशि है उसके परफॉर्मेंस चाहे कितना बेहतर हो चाहे कितना खराब हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हर बार आपका जो बजट का जो आधार होगा वो जीरो से होगा। मतलब इसमें आप समझ लीजिए, इसमें सबसे बड़ी शून्य आधारित बजट में सबसे बड़ी एक तरह से देखा जाए तो इसमें पुनर्निरीक्षण, जिसको हम लोग रिविजिट बोलते हैं, या फिर अंक ऑडिटिंग द्वारा नियंत्रण
जो होता है ना उस पर फोकस नहीं करता है, ना तो ऑडिटिंग पर फोकस करेगा, ना ही मतलब लास्ट किए गए अपने जो उठाए गए जो कदम उस पर कुछ निर्णय नहीं लेगा, कुछ सोचेगा नहीं, बल्कि यह सार्वजनिक व्यय होने के पहले ही उसकी उत्पादकता, उपयोगिता, उसके खर्च, उस पर उसका सोच टिका हुआ है। उसके बाद जेंडर बजट बात कर लेते हैं। जेंडर बजट, देखिए जेंडर बजट का सीधा सा मतलब है, सबसे पहले तो इसको 2005-6 में लाया गया, ठीक है। और ये तो पहला देश अगर पूछा जाए कि विश्व का पहला देश तो ऑस्ट्रेलिया था, जिसने पहली बार जेंडर बजट 1982 में लाया था, 1982 में। तो कोई खर्चा, कोई व्यय कितना प्रतिशत, ठीक है, बच्चों पर, खास करके महिलाओं पर आवंटित किया जाए, जिसके माध्यम से समाज में जो स्त्री और पुरुषों के बीच जो डिफरेंसेस क्रिएट होता है वो कम से कम हो पाए। ऐसी कार्यक्रम, ऐसी नीतियाँ जो मतलब महिलाओं के प्रति, या फिर एक तरह से कहें तो जेंडर को बैलेंस करने के लिए इस नीतियों का उस पर ध्यान दिया जाता है, उस पर धनराशि खर्च की जाती है। ओके, तो ये था सरकार के विभिन्न प्रकार के हमारे द्वारा प्रस्तुत किया गया बजट का अलग अलग प्रकार। हम इसी के साथ एक बीच में एक नया टॉपिक, भारत की जो निधि है, आई मीन निधियाँ, नॉट निधि बल्कि निधियाँ, ये ढेर सारी निधियाँ हैं, उन निधियों पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं एक बार शॉर्ट में ही। देखिए सबसे पहले है संचित निधि। संचित निधि, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कॉन्सोलिडेट फंड, कॉन्सोलिडेटेड, ठीक है, स्टेट फंड। सबसे पहले इसका अनुच्छेद 266 सब क्लोज 1 भारत की संचित निधि का मतलब जिक्र किया गया है, जिसमें क्या है ना कि केंद्र सरकार का जो राजस्व प्राप्ति है, ट्रेजरी बिल के द्वारा जारी करना हुआ गवर्नमेंट बॉन्ड के द्वारा जारी किया गया हो, चाहे किसी प्रकार का उसमें मतलब पैसा आ रहा हो, ऋण अदायगी के माध्यम से सरकार को धन मिल रहा हो, या फिर सरकार उससे धन निकाल रही हो, तो ओवरऑल समझ लीजिए एक संचित निधि है जिसमें सरकारी जो बॉन्ड्स के माध्यम से जो पैसा इकट्ठा किया जाता है सब उसमें जमा होता है, और सरकार विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं में जो खर्चा करती है इससे, ठीक है, तो उसमें सारे के सारे इन्वॉल्व होते हैं। ध्यान रहे ये जो निधि है ये बहुत ही पावरफुल निधि है, इसमें 1 रुपया भी बिना संसद की मंजूरी से बाहर नहीं जा सकता है। पार्लियामेंट का इसमें फुल कंट्रोल है, केंद्र सरकार का नहीं है बल्कि पार्लियामेंट का, ध्यान रहे, ठीक है। तो इस निधि से धन अगर निकालना है तो इसके लिए आपको विनियोग विधेयक, विनियोग आप पढ़े होंगे, विनियोग अधिनियम, ठीक है, या फिर अनुपूरक मांग, अनुपूरक अनुदान, ठीक है, के बाद ही इससे पैसा निकलेगा। ओके, अब दूसरा हम लोग बात करते हैं लोक लेखा निधि। लोक लेखा निधि का जिक्र है आर्टिकल 266 में ही, लेकिन सब क्लोज 2 में। तो अभी अभी आपने पढ़ा भारत की एक संचित निधि होगी, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होगा, भारत सरकार के जितने फंड जहाँ से पैसा आएगा वहाँ पर या पैसा उससे निकलेगा, पार्लियामेंट का कंट्रोल होगा, लेकिन इसके अलावा और भी तो तरीका हो सकता है। तो सोच लीजिए कि संचित निधि से हटकर जो और भी जो सार्वजनिक राशियाँ भारत के लोक लेखा में जमा होगी, तो संचित निधि को छोड़कर एक्सेप्ट जो बचता है वो है पब्लिक अकाउंट फंड, पब्लिक अकाउंट फंड, ओके, पब्लिक अकाउंट फंड। हालांकि इसमें सरकार को संसद की मंजूरी लेना कोई ज़रूरी नहीं है, संसद का, पार्लियामेंट का यहाँ पर मंजूरी का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो सरकार को नहीं होती है, कोई ज़रूरी नहीं है सरकार को मतलब इसमें पार्लियामेंट की मंजूरी लेने के लिए, बल्कि सरकार दूसरों के लिए अपने पास उसका पैसा रखती है, और क्योंकि उसको बाद में उसको लौटाना पड़ता है तो ये सरकार की पैसा नहीं है,
मतलब एक तरह से बैंकर के रूप में काम कर रहा, समझ लीजिए सरकार एक तरह से बैंकर के रूप में काम कर रही है। पब्लिक अकाउंट फंड में ये सरकार एक तरह से बैंकर है, इसमें लोग अपने पैसे यहाँ लगा रहे हैं। अब कैसे लगा रहे हैं तो अब बता देता हूँ मैं। देखिए जैसे आपने जो अलग अलग प्रकार की जो भविष्य निधियाँ होती है, जिसको हम लोग प्रोविडेंट फंड बोलते हैं, पीएफ बोलो, या फिर बहुत सारी जो डाक जमाएँ होती है, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस में आपने जमा किया है वो। इसके अलावा आप चाहे तो जो राष्ट्रीय लघु बचत, जो नेशनल पेंशन स्कीम के तहत, एनपीएस के तहत जो पैसा फंसाया जाता है या लगाया जाता है। इसके अलावा बहुत सारी सुकन्या समृद्धि योजना, इसमें सब जो पैसा जमा होता है, ठीक है, जिसमें सरकार एक तरह से बैंकर के रूप में काम कर रही है और इसको पार्लियामेंट से अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक और निधि होता है जिसको आकस्मिक निधि बोलते हैं, नाम से तो स्पष्ट है, आप समझ चुके होंगे। आकस्मिक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्टीजेंसी, कॉन्टीन, ठीक है, और जेंसी, कॉन्टीजेंसी फंड। इसका आर्टिकल 267 में जिक्र है, आर्टिकल नंबर 267 के तहत इसका जिक्र है, जिसमें कॉन्टीजेंसी फंड का बताया गया है। क्या है ये? देखिए इसमें क्या होता है कि अगर मानते हैं सपोज संचित निधि में पैसा या फिर पब्लिक अकाउंट में जो पैसा है वो मतलब पार्लियामेंट से अनुमति मिल गया संचित निधि के तहत या विनियोग विधेयक के तहत या अनुपूरक मांग के तहत जो पैसा मिला वो पर्याप्त नहीं है बाय द वे, और किसी कारणवश सपोज महामारी आ गया या बाढ़ आ गया या किसी कारणवश अनिश्चित काल में पैसा की ज़रूरत है, आकस्मिक व्यय करना है, तो संसद जो है सरकार को पावर ना दे के राष्ट्रपति को ये पावर दे दिया गया है कि वो राष्ट्रपति जो है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति जो है चाहे तो सरकार को खर्च करने के लिए यहाँ से पैसा लेने का एक तरह से गारंटी दे सकती है। बाद में संसद से इसको अधिकृत होने पर संचित निधि से जो पूंजी निकाला गया है उसमें डाल दिया जाएगा। राष्ट्रपति इस निधि का प्रयोग प्रधानमंत्री पीएम के सलाह पर ही करते हैं, इस पैसा का खर्चा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आबाद रुपया है, बल्कि 500 करोड़ रुपया, 500 करोड़ रुपया भारत के संचित निधि में नहीं बल्कि कॉन्टीजेंसी फंड यानी आकस्मिक निधि में रखा गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि आर्टिकल 112 के सब क्लॉज 2 में जब पढ़िएगा तो उसमें लिखा गया है कि सरकार राजस्व व्यय और जो अन्य व्यय है उनके बीच के अंतर को हमेशा कम करने की कोशिश करेगी। भारत में बजट को 2 भागों में बांटा जाता है, आपको पता होना चाहिए। एक राजस्व बजट, जब बजट पढ़ेंगे अभी डिटेल्स हम लोग तो उसमें हम पढ़ेंगे, एक राजस्व बजट है, दूसरा पूंजीगत बजट है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है आप जान लीजिए कि जो संचित निधि की जो संपूर्ण प्राप्तियां प्रदर्शित करेगी वो सब के सब पूंजीगत और राजस्व बजट और पूंजीगत बजट में प्रदर्शित संपूर्ण जो प्राप्तियां होती है वो संचित निधि की संपूर्ण प्राप्तियां प्रदर्शित करती है। जबकि राजस्व बजट के संपूर्ण व्यय जो होते हैं वो संचित निधि के संपूर्ण व्यय को दिखाता है। मतलब आपको बताया गया था 266 के बारे में, तो 266 में जितना पैसा आता है और जितना पैसा निकलता है, ठीक है, ये निकल रहा है और ये प्रवेश कर रहा है। तो राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियाँ सब जो होता है, चाहे वो पूंजीगत प्राप्ति हो चाहे राजस्व प्राप्ति हो, सब संचित निधि का हिस्सा होता है। तो इस वीडियो को फिर से देखिए, 2 बार देखिए, आपको कंसेप्ट में जो अभी तक बताया गया है उसको समझना है आपको पहले, उसके बाद मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन।